हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। मेरा नाम चेतना विश्वास है और मैंने ये नई सीरीज शुरू की है आईआईटी जेई की, जिसमें मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे, जहाँ पे आपको आईआईटी जेई रिलेटेड अब तक की सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो जो कॉन्सेप्ट करवाए हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी में प्लेलिस्ट में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी प्रोवाइड किए हैं जो मैंने खुद लिए हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स का जो अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं, वो कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, उनका क्या-क्या एक्सपीरियंस था, क्या उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और उनकी सजेस्टेड बुक्स और सब कुछ मैंने मोटिवेशन के लिए ऑलरेडी इंटरव्यूज़ कुछ प्रोवाइड करा दिए हैं और अभी और भी इंटरव्यूज़ आगे आते रहेंगे, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा मैंने अभी तक पढ़ाया है लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनका आपस में रिलेशन, और उसके बाद किए हमने कुछ क्वेश्चंस। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज़ गो थ्रू दैट टू क्लियर योर बेसिक्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं आज शुरू कर रही हूँ, बहुत से बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है आगे तक, तो क्यों ना इसको स्टार्टिंग में ही बेसिक से समझा जाए, ताकि आगे जाके आपको इससे कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। इससे दोस्ती कर लो तो ये कभी आपको आगे परेशान नहीं करेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में आता है उसका नाम है एंगल्स। तो इसको समझने के लिए पहले समझते हैं रे क्या होती है। अ रे इज अ लाइन विद वन फिक्स पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट और दूसरा कोई एंड ना हो, तो ये होती है रे। ठीक है, तो एंगल क्या होगा? एंगल का मतलब होता है इस रे को कितना रोटेट करूं कि ये वाली रे तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो डिग्री आएगी, यही इसी को बोल देते हैं हम एंगल। इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल का क्या मतलब है? पॉजिटिव एंगल मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा से उल्टा। मतलब अगर घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर ऐसे हम नाप रहे हैं एंगल, जो हमने यहाँ नापा, तो ये पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल का मतलब जैसे ये एंगल हो गया 30 डिग्री, फिर उससे बड़ा हुआ ये 45 डिग्री, तो ये सब हम एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज नापेंगे तो -30 डिग्री। इस टाइप से होता है, मतलब डायरेक्शन फिक्स अगर कर दी जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टे में अगर लोगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा, अगर हम क्लॉकवाइज मान के चलेंगे तो नेगेटिव एंगल होगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज है, अगर एंगल 360 डिग्री से ज्यादा हो तो, मतलब जैसे ये लाइन है, इसमें हमें पता है कि एक जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल होता है 90 डिग्री, उसके बाद दो 90 डिग्री मिलके बन गया 180 डिग्री। जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ आ गया तो इसको, ये हो गया 180 डिग्री और दोबारा आ गया एक और 180 डिग्री, तो हमने जहाँ से शुरू किया हम वहीं पहुँच गए, है ना। तो ये टोटल एंगल हुआ 360 डिग्री। अगर इससे भी एंगल ज़्यादा है तो, जैसे यहाँ पे एंगल है अल्फा, इतना एंगल है अल्फा, पॉजिटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं एक बार घूम के दोबारा इसी पे आई, तो ये एंगल कितना बन गया, अल्फा प्लस 360 डिग्री। और एक और बार अगर मैं चक्कर लगा दूं तो फिर एक बार घूम के, ये तो हो गया 360, दोबारा घूमे, फिर 360 डिग्री और फिर इधर आ गई वापस। यानी मैं कहाँ आई, मैंने शुरू यहाँ से किया, खत्म यहाँ किया, लेकिन दो चक्कर लगा के। तो ये कितना एंगल बना, इस बार एंगल बना 360 प्लस 360 प्लस अल्फा, यानी 720 डिग्री प्लस अल्फा। तो जितना जितना हम रोटेशन ऐड करते जाएंगे हमारा एंगल उतना उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये होता है द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन भी हम यूज करते हैं एंगल को ही नापने के लिए, आगे जाके हम सिर्फ रेडियन पे ही आ जाएंगे। तो अभी के लिए, क्योंकि बचपन से अभी तक हमने डिग्री में नापा है, जैसे ये 30 डिग्री एंगल हो गया, या तो इसी को रेडियन में कैसे लिख सकें। रेडियन होता है जैसे हम पाई लिखें, 2 पाई लिखें, इस टाइप के एंगल रेडियंस में आ जाते हैं। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, तो ये आज हम पहले सीखेंगे। इसके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक सर्कल। ठीक है, अगर ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से मैंने ड्रॉ किया एक पॉइंट ए तक लाइन। ठीक है,
और ये डिस्टेंस कितना हुआ, मान लो ये डिस्टेंस r है, ठीक है। अब यहाँ से नाप के भी मैंने r ही लेके यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया p। अब ये पॉइंट हो गया है p, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को आगे ड्रॉ कर दूं तो ये पॉइंट मैंने नाम दे दिया b। तो ये डायमीटर ही तो है, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, सबसे बड़ी कॉर्ड है। इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। मैं अगर इस एंगल का रेशियो इस पूरे एंगल से निकालूं तो मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं एंगल पी ओ ए डिवाइड बाय एंगल बी ओ ए, ठीक है। अब इसमें ये मैं आपको बता रही हूँ कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, ये उतना एंगल होता है जिसमें अगर आर रेडियस है, ठीक है, आर रेडियस के सर्कल पे आर ही आर्क, आर लेंथ की आर्क बनाने वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी योर रेडियन, ठीक है। यानी 1 रेडियन वैल्यू किसकी हो गई, एंगल पी ओ ए, इसकी वैल्यू हो गई 1 रेडियन। क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया, अगर सर्कल का रेडियस आर है और आर्क लेंथ भी आर है तो ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल होगा 1 रेडियन, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब ये है कि जो आर्क एंगल बनाएगी ना, तो एंगल के रेशियो के बराबर होगा आर्क के लेंथ का रेशियो, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि अगर दो आर्क हैं, एक मैंने ये सेंटर लिया, ये आर्क लिया, अगर एक आर्क ये और एक आर्क की बड़ी वाली ले लिया है, तो जो ये छोटी वाली आर्क का एंगल होगा और बड़ी वाली आर्क का एंगल होगा, उसका रेशियो दोनों आर्क की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है, ये रिजल्ट है, तो यहाँ हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो इस वाली आर्क की लेंथ क्या है, आर, क्योंकि आर आर्क एंगल बना रही है पी ओ ए, तो इसीलिए पी ओ ए के सामने मैंने आर लिखा है, ठीक है। और एंगल बी ओ ए क्या है, बी ओ ए ये बड़ी वाली आर्क है, बड़ी वाली आर्क एंगल बना रही है बी ओ ए, तो उसके सामने बड़ी वाली आर्क का ही लेंथ आएगा। अब अगर ये पूरा सर्कल, हमें पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर सर्कल का रेडियस आर है तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल हाफ है ना, ये जो आर्क है बी पी ए, ये वाली आर्क, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी पाई आर। क्यों हो जाएगी पाई आर, क्योंकि क्योंकि ये सर्कल का जस्ट हाफ है, एक डायमीटर एक सर्कल को एग्जैक्टली हाफ में ब्रेक करता है, तो यहाँ वैल्यू आ गई पाई आर, ठीक है। अब इससे मुझे क्या मिला, इससे मुझे वैल्यू मिली, आर से आर कट गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली मुझे पी ओ ए, पी ओ ए मैंने अभी बताया 1 रेडियन है ना, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही बोलती है कि आर अगर रेडियस है तो आर लेंथ की आर्क सेंटर पर जितना एंगल बनाएगी वो रेडियन होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 रेडियन, ये वैल्यू अगर मैं इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा एंगल बी ओ ए बाय पाई, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो गया। और ये रिलेशन मैंने आपको बताया कैसे आया। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये एंगल बी ओ ए क्या है, एंगल बी ओ ए तो 180 डिग्री है ना। बी ओ ए 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बी ओ ए इज अ डायमीटर, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 290 डिग्री से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये तो 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री बाय पाई की वैल्यू आई 1 रेडियन। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो मुझे मिलेगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और यही मेरा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। रेडियन और डिग्री के बीच में मुझे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल चुका है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आएगा कि पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो अगर मैं पाई बाय 2 रेडियन बोलूँगी तो ये कितना आएगा, 180 बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में और डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। तो अब समझ लेते हैं मिनट्स का डिग्री के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और हमें मिनट्स के साथ सेकंड का पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मिनट का मतलब ऊपर एक बार डैश आ जाएगा, सेकंड्स का मतलब 2 बार डैश आएगा। तो यहाँ से हमें मिला 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि एक एंगल की एक यूनिट से
दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करो। और ये बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहीं पे इसको बता देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है क्वांटिटी को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम तीनों को अलग अलग कर लेंगे। मुझे एक फॉर्मूला पता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा रिजल्ट मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मैं सब कुछ डिग्रीज में कन्वर्ट कर लूंगी। तो यहाँ से मुझे मिला क्या, अगर मैं 10 सेकेंड्स की बात करूँ, पीछे से शुरू करेंगे, छोटी क्वांटिटी है 10 सेकेंड, तो ये 10/60 करने से मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/6 मिनट। उसके बाद आता है 20 मिनट। 20 मिनट्स का मतलब क्या है, अब मुझे देखो ये भी मिनट में और ये भी मिनट में, मैं इन दोनों को यहीं पे डिग्री में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना हो गया 1/60 डिग्री। तो यहीं से मुझे मिला 1/6 मिनट कितना डिग्री हुआ, 1/60 इंटू 1/6, तो ये वैल्यू होगी डिग्री की 10 मिनट की। वहीं पे 20 मिनट को क्या कर सकते हैं, 20 इंटू 1/60, तो ये भी मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से मुझे मिला 1/3 डिग्री और यहाँ से मुझे मिला 1/360 डिग्री, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने तीनों एंगल पता चल गए, 45 डिग्री प्लस 1/360 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका मतलब, तो यहाँ से मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लूँगी। 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो मैं इस पूरी क्वांटिटी को अगर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू आई क्या, यहाँ आ गया 45, इधर आ गया 360 और इधर आ गया 1/3। इस पूरी वैल्यू को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी रेडियन में। पाई की जगह आपको रखना है 3.14 और सिंपल कैलकुलेशन से यहाँ 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा प्लस, अब इस सबको पहले ही डेसिमल में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/360 इसकी वैल्यू होती है 0.0027 प्लस 1/3 की वैल्यू हो गई 0.33। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3.14, नीचे डिवाइड करना है 180 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9 समथिंग। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और कॉट। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, असल में ये साइन होता है साइन, कॉस होता है कोसाइन, टैन होता है टेंजेंट, सेक होता है सीकेंट, कोसेक होता है कोसिकेंट एंड ये होता है कोटेंजेंट। सिर्फ इतना समझना है कि ये वैल्यूज एक ट्राइंगल से कैसे आती हैं। तो जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, करना क्या है, मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, ये सिर्फ 90 डिग्री के लिए होता है, यहाँ पे मैंने ले लिया अल्फा, ठीक है। तो जो भी अल्फा एंगल के, जो भी एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। जो एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है वो हाइपोटेन्यूज और जो बच गया वो बेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा नीचे ही बेस लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस बात से है कि आप जो एंगल लोगे उसके ऑपोजिट जो साइड बचेगी वो हमारी परपेंडिकुलर मानी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला ही हमेशा बेस होता है, ठीक। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमें कराया जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये और भी कई जगह कराया जाता है, अलग अलग इसके ट्रिक होती है याद करने की, कुछ नहीं है, बस ऐसे लिखो। अब क्या करो, ये जो अल्फा हमने कंसिडर किया है, इस अल्फा के लिए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ साइन अल्फा हो गया p/h, कॉस अल्फा हो गया b/h और tan अल्फा हो गया p/b, राइट। ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं। अब सीकेंट के लिए क्या होता है, sec इज इक्वल टू 1/cos थीटा। जो भी sec थीटा होगा वो 1/cos थीटा होता है, यानी cos का रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा h/b। उसके बाद आता है कोसेक, तो ये तो हो गया h/b। कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो साइन की वैल्यू p/h है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी h/p, यानी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ठीक। जो कॉट थीटा होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है।
तो अगर tan थीटा p बाय b है तो ये b बाय p हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 याद होने चाहिए, वो भी मैंने बता दिया कैसे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे करके आप ये 3 याद कर सकते हो, साइन कॉस टेन। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी आपको 3 याद करना है, बाकी 3 तो उनका रिवर्स ही हो जाएगा। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही याद करना है। बेसिक्स पे ध्यान दो। ट्राइंगल आपको पता है, आपको ऐसे नहीं रटना है कि जो नीचे आएगा वो बेस है और ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नहीं। एंगल 90 है, उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी अल्फा कंसीडर करेंगे उसके ऑपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। इस तरह से याद करोगे कॉन्सेप्ट को, रटना बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कभी गलती होगी ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला मैंने ये बता दिया, इससे आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ट्राइंगल के यूज करके फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो अब ट्राई करते हैं, हमने जो अब तक सीखा उससे हमारा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा पूछा गया है यहाँ पे, ये देख लेते हैं कैसे। दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 24 पाई, ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 24 पाई, ठीक है। और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये छोटे वाला सर्कल है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूं मैं, तो अब यहाँ सेंटर होगा अंदर कहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। और अब मैंने ज्वाइन कर दिया ये वाला पॉइंट सेंटर से। अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारे एंगल जो भी मिलेंगे, मैं इसको नाम दे देती हूँ ABC, और सेंटर इज O, यहाँ आ गया M, तो एंगल BB हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि हमें गिवन है 24 पाई इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल। तो बिगर सर्कल का रेडियस अगर मैं R ले लूँ, R इज द रेडियस, तो हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता है 2 पाई R, तो 2 से ये हो गया 12, और पाई से पाई कट, हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस मिल चुका है 12, ठीक है। तो हमें यहाँ एक ट्राइंगल मिला जहाँ ये साइड है 12, ठीक है। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज, मुझे ये वाली साइड चाहिए, क्यों, क्योंकि जो ये छोटी वाली साइड है, ये जो परपेंडिकुलर है, यही सर्कल का रेडियस है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है हमारे पास, ट्राइंगल ऐसे गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और हमें ये वाली साइड चाहिए। एंगल अगर ये 60 है तो इसका हाफ हो जाएगा, ये सेंटर एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो हमें ये एंगल भी मिल चुका है 30 डिग्री, ठीक है। तो P और H में क्या रिलेशन होता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन थीटा हो जाएगा P बाय H। तो अगर एंगल 30 यहाँ है तो P और H, क्योंकि H साइड हमारे पास नोन है और P हमें निकालना है ना, तो P और H में रिलेशन साइन थीटा देता है। तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल गई साइन थीटा, यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P बाय H, H की वैल्यू 12 है। यहाँ से मुझे मेरा P क्या मिला, P मिल चुका है, यहाँ हो गया 12 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मुझे मिला छोटे वाले सर्कल का रेडियस। सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, पाई हमारे पास है, R ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, वो हमारे पास है 12 साइन 30 डिग्री, तो इसी का स्क्वायर कर दो, ये आ गया हमारा आंसर। अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं की है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम टेबल याद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी सिर्फ इसे 30 डिग्री पर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपके पास आंसर ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी इसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया है। इसके लिए मैंने सोचा पहले आपको मैं टेबल याद करना बताऊं, बहुत सिंपल है, एक बार याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो साइन थीटा, फिर आया कॉस थीटा, और फिर टेन थीटा। अब यहाँ लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसी को मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख देती हूँ 0 रेडियन, ठीक है। फिर ये हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन, फिर ये वैल्यू हुई पाई बाय 4 रेडियन, फिर ये हुआ पाई बाय 3 रेडियन, और यहाँ पे आ गया पाई बाय 2 रेडियन। इसके बाद आपको सिर्फ पहली लाइन याद होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पहली लाइन याद करोगे आपकी पूरी वैल्यू याद हो जाएगी, पूरी टेबल। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, राइट। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है और कुछ भी नहीं। इसके बाद क्या करना है, बस पलट के वैल्यू लिख देनी है। अगर अभी हमने लेफ्ट से, अभी हम कहाँ गए थे, लेफ्ट से राइट, अब हम जाएंगे राइट से लेफ्ट, सिर्फ यही वैल्यू दोबारा रिपीट कर देंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है।
कुछ भी नहीं किया, चाहे तो ऐसे याद करो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और फिर लेफ्ट से भी एक बार हमने ये सारी वैल्यू लेफ्ट से सीक्वेंस में लिखी, एक बार राइट से सीक्वेंस में लिखी, या तो ऐसे समझो यहाँ 1 है तो इधर 1 उल्टा आता जाएगा, 3/2 √3/2 इधर आ गया 1/2 इधर आ गया 1/2 और फिर आ गया 0, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद tan थीटा का हमें फॉर्मूला पता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो सिर्फ ऊपर नीचे डिवाइड करके यहाँ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो यानी 0/1 हो गया 0, यहाँ से ये कटा वैल्यू आई 1/√3, ये सेम है कट के 1 दे देगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी √3 और ये वैल्यू 1/0 यहाँ इसीलिए आ गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतनी टेबल निकालनी आ गई है। इसके बाद भी कोई बड़ी चीज नहीं है आगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन होता है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो ये कोसेक वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ वैल्यू है ना साइन की, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसेक के भी सारे वैल्यू सामने आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे सेक की वैल्यू चाहिए तो 1/cos कर दूंगी, ठीक है। तो 1/cos करने से मुझे सारी वैल्यू सेक की पता चल जाएगी। अगर मैं कॉट की वैल्यू जानना चाह रही हूँ तो वो 1/tan होता है, करने से यहाँ से मुझे कॉट थीटा की भी सारी वैल्यूज मिल जाएंगी इन सभी एंगल्स पे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको अब सारे रेडियन पे ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टेबल देखूं तो मेरा जो सर्कल का एरिया आया ना वो आया था πr², ठीक है। और रेडियस मेरा आया था 12 sin 30 डिग्री, ठीक है। यानी 12 इंटू साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो यार 12 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, वैल्यू हो गई 6, तो रेडियस हो गया 6, तो एरिया हुआ पाई इंटू 6 यानी 36 पाई। अगर आंसर पाई में है तो यही छोड़ सकते हैं, वरना पाई की वैल्यू 3.14 रख के आप डेसिमल में भी अपना एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो आंसर का, ओके। तो अब इंडिविजुअल एक एक फंक्शन को लेके उनकी प्रॉपर्टी को समझेंगे। पहला फंक्शन हमने ले लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो यहाँ से आपको मिला कि 0 पे वैल्यू देता है 0, उसके बाद पाई पे, फिर आता है 2 पाई, फिर आता है 3 पाई, यानी n पाई पे हमेशा साइन की वैल्यू आती है 0, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और 1 से ज़्यादा वैल्यू कभी नहीं जाएगी, ये जो होगा ये 1 होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट कभी भी 1 से ऊपर वैल्यू नहीं जाती और इधर -1 से नीचे कभी नहीं जाती, ठीक है। तो यहीं से मैं लिख सकती हूँ कि डोमेन क्या हो सकता है। डोमेन आप देख रहे हो ग्राफ में, मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, है ना। यानी डोमेन हो गया इसका पूरा रियल लाइन का सेट, रियल नंबर्स का पूरा सेट हो जाएगा इसका डोमेन। अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज -1 से 1 तक ही जाएगी, इसके ऊपर कभी जाएगी ही नहीं, है ना। तो इसका रेंज हमें मिल चुका है -1 से 1। इसके बाद देखते हैं पीरियड क्या है इसका। पीरियड का मतलब होता है, पीरियड वो टी वैल्यू है रियल की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, जिससे वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस टी, वापस एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। तो ऐसी क्या वैल्यू है, तो आप देखोगे हमेशा ये एक कर्व आप देखोगे एक, इसके बाद यही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, फिर दोबारा रिपीट होगी, एक पैटर्न है और वो पैटर्न हमेशा रिपीट कर ही रहा है। अगली बार अगर मैं 2 पाई कर दूंगी तो फिर वही पैटर्न दोबारा रिपीट होगा, तो इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है। क्योंकि हर 2 पाई पे देखो 0 पे वैल्यू 0 है, उसके बाद 2 पाई ऐड कर दिया, ठीक है, तो 2 पाई पे भी वैल्यू 0 है। यहाँ ऊपर भी आप देखोगे तो ठीक 2 पाई वैल्यू ऐड करने के बाद वैल्यू सेम आएगी, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि 2 पाई हो जाता है साइन एक्स का पीरियड। अब यहाँ से ये समझो कि साइन एक्स, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख भी दिया है कि साइन n पाई पे वैल्यू हमेशा 0 होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। जब भी n का मल्टीपल थीटा हो जाएगा, पाई का मल्टीपल हो जाएगा, पाई इंटू n विल ऑलवेज गिव। यहाँ से हमें मिल गया है कि साइन n पाई हमेशा वैल्यू 0 देता है, और यहाँ पे हमेशा वैल्यू 1 आ रही है, नीचे हमेशा -1। आप इसे ऐसे ग्राफ से भी समझ सकते हो, यहाँ 0, इधर 1 और इधर -1, ठीक है। तो एक बार अगर हमने रोटेट किया, ये हो गया π/2 एंगल, पाई फिर आया 3π/2 और फिर आया 2 पाई, दोबारा रोटेट करोगे तो वैल्यू फिर रिपीट, तो पूरे 2 पाई के बाद वैल्यू वापस रिपीट होती चली जाएगी। आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो कि है cos x, ठीक है। cos x फंक्शन के लिए जैसा साइन के लिए किया, वही हम cos के लिए करेंगे। अगर इसका ग्राफ देखना है
तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, कॉस की वैल्यू यहाँ 1 वैल्यू आती है, ठीक है, तो यानी 0 पे 1, उसके बाद ये ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा और यहाँ भी ये सेम ऐसे ही जाएगा। नोटिस करने वाली बात यहाँ है कि एक पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, ये वाला पैटर्न हमेशा रिपीट होगा, है ना, यानी ऐसे, फिर दोबारा ऐसे, फिर ऐसे, तो ये भी 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला कि cos x का भी पीरियड 2 पाई होता है और इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन यानी x की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो r में से कुछ भी रखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज क्या आएगी, रेंज यहाँ भी -1 से 1 ही आएगी, क्योंकि ना तो 1 से ऊपर कोई वैल्यू है ना -1 से नीचे कोई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तीनों चीजें कॉस के लिए मिल चुकी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, थर्ड हमारे पास आ गया tan x। थर्ड जो है tan x फंक्शन, अगर मैं इसको फॉर्मूला से बताऊं तो ये sin x बाय cos x होगा। तो जहां जहां cos की वैल्यू 0 वहां फंक्शन डिफाइन नहीं है, और मैंने बताया था 2n + 1 π/2 पे cos 0 देता है, तो यहाँ tan की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो अगर मैं ग्राफ की बात करती हूँ तो आप पहले ही यहाँ ड्रॉ कर लो कि ये सारे वो पॉइंट हैं जहाँ पे वैल्यू आ रही है π/2, 3π/2, 5π/2, और यहाँ उल्टे में भी नेगेटिव में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। उसके बाद नेगेटिव पे भी मेंशन कर सकते हैं -π/2 एंड सो ऑन। और जहाँ जहाँ साइन की वैल्यू 0 है वहाँ tan की वैल्यू 0 है, यानी n पाई पे, तो यहाँ आएगा 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, टच नहीं होगा यहाँ पे ये। तो यहाँ से आप ये समझो कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन r की वो सारी वैल्यू होगी जहाँ पे cos 0 नहीं है, यानी r - 2n + 1 π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू z, राइट। रेंज क्या आ जाएगा, रेंज पूरा r आ रहा है क्योंकि ये कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो डोमेन रेंज हो गया। इसके बाद पीरियड क्या है, पीरियड आप नोटिस करो यही कर्व बार बार आ रहा है, तो आपको एक ही वैल्यू नोटिस करनी है, 0 के बाद सेम वैल्यू रिपीट हुई पाई पे, फिर 2 पाई पे, यानी पीरियड हो रहा है यहाँ पे पाई, ऑलराइट। फोर्थ हमारा फंक्शन है cot x। cot x को tan के साथ ही कवर कर लो, cot x है 1/tan x, तो जहां जहां या तो 1/tan x देखो, और इधर ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा cos x/sin x। जहां जहां cos की वैल्यू 0 वहां cot की वैल्यू 0, यानी 2n + 1 π/2, और जहां जहां sin की वैल्यू 0 वहां cot डिफाइन नहीं, यानी n पाई। अगर रेंज की बात करी जाए तो रेंज अभी भी पूरा r आएगा, और डोमेन वहां वो वैल्यू दे सकता है r की जहां साइन 0 नहीं है, यानी r - n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। अगर मैं पीरियड पूछूं तो पीरियड क्या क्या आएगा, पीरियड यहाँ पे पाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं cot पाई प्लस t लिखूंगी तो इसको 1/tan पाई प्लस t लिख सकते हैं, और tan का अगर पीरियड t है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/tan x, जो वैल्यू देता है cot x, यानी tan का पीरियड और cot का पीरियड सेम होता है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, क्या करें, n पाई सब जगह नोट कर लो, ये हो गया 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, -पाई एंड सो ऑन, राइट। अब क्या करना है, दूसरी चीज नोटिस करो, cos जहां जहां 0, यानी π/2, 3π/2 एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा -π/2, तो यहाँ सब जगह cos की वैल्यू क्योंकि 0 है, cot की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक। तो इसके बाद फंक्शन कैसा जाता है, फंक्शन जाएगा ऐसे, तो इस पॉइंट से पास करके ऐसे पैरेलल जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा cot x का ग्राफ। नेक्स्ट आर फंक्शन इज फिफ्थ फंक्शन, जो कि है cosec x। cosec x होता है 1/sin x, तो जहां जहां sin की वैल्यू 0, cosec वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सीधा आपको ग्राफ से डिफाइन करती हूँ रिलेशन। अगर मुझे पता है कि साइन का ग्राफ कैसा बनता है, साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, साइन का ग्राफ ऐसे जाएगा, तो मैं इस रिलेशन से ही cosec का ग्राफ भी डिफाइन कर सकती हूँ, क्योंकि साइन जहाँ पे 0 है वहां पे ये 1/0 यानी इन्फिनिटी,
ऊपर, जहाँ पे साइन की वैल्यू 1 आएगी वहीं पे कॉसेक की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये सारे फंक्शंस कॉसेक के भी होंगे, ठीक है। इसके बाद फंक्शन ऐसे बनेगा, इधर और इधर। ऐसा मैं क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जैसे जैसे साइन 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि 1 बाय साइन कॉसेक की वैल्यू होती है, कॉसेक इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इधर भी जब साइन 0 की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो ये बन गया मेरा कॉसेक एक्स का ग्राफ। और अगर मैं 0 पे वैल्यू देखूँ तो जहाँ जहाँ साइन 0 हो रहा है आप नोटिस करोगे वहाँ वहाँ कॉसेक की वैल्यू डिफाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये बन चुका है हमारे पास कॉसेक एक्स का फंक्शन। तो कॉसेक एक्स फंक्शन के लिए जो कि 1 बाय साइन एक्स है, डोमेन की वैल्यू क्या आएगी? डोमेन वो पॉइंट आएंगे जहां पे साइन मेरा 0 नहीं है, यानी एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। ये सेट मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि इस सेट पे साइन की वैल्यू 0 है। रेंज की बात की थी हमने, ग्राफ से भी देखा और मैं ऐसे भी समझ सकती हूँ कि साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच वैल्यू देता है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ तो 1 बाय साइन एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा और 1 बाय साइन एक्स -1 से लेस हो जाएगा। लेकिन 1 बाय साइन एक्स ही तो कॉसेक एक्स है। तो कॉसेक एक्स के लिए मुझे रेंज मिल चुका है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आ गया रेंज। और पीरियड इसका भी यही होगा जो पीरियड साइन एक्स का होगा। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो यहाँ भी पीरियड मिल गया मुझे 2 पाई। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट फंक्शन की, जो है सेक एक्स। सेक एक्स मुझे पता है 1 बाय कॉस एक्स होता है। अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊं, सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? यहाँ वैल्यू 0 पे वैल्यू 1 आएगी, फिर ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है और इधर से ऐसे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने कॉसेक के साथ लगाया वही हमें सेक के साथ लगाना है। तो ये हमें मिल जाएंगे, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है दैट विल बी योर ग्राफ ऑफ सेक एक्स, ठीक है। सेम वही मैंने रिजल्ट यूज किया है कि कॉस जब 0 पे जाएगा तो सेक इन्फिनिटी पे जाएगा। यहाँ भी कॉस 0 पे जा रहा है तो इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है। और यहाँ आप देखोगे कि फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है? जहाँ कॉस की वैल्यू 0 है। तो डोमेन हो जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। रेंज की बात करें तो रेंज अभी भी सेम आ रही है, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और पीरियड वही होगा जो कि कॉस का पीरियड है, यानी 2 पाई। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक नेचर के बारे में और कुछ फॉर्मूले सीखे। आगे जाके हम और भी फॉर्मूला इसके बारे में डिस्कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में याद करने के मेथड भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कभी आप भूलो ही ना ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो मैथ्स पोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को मैथ्स पोल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर करके ला पाऊँ। So that's it for today. Thank you very much for watching and all the best.